का एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस रहा है. I mean, he has been one of the top businessmen from Jammu and Kashmir. For him to leave his business aside, to leave his luxury aside, and coming out of this on the streets and talking about the Kashmir and Kashmiri people, ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिटिकल फोरम की यहाँ पे कश्मीर में जरूरत थी, जो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनसे एक ऑल्टरनेट लोगों को चाहिए था. बिकॉज पीपल डिडंट वांट टू बी स्टक इन दीज पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों में से कोई एक जो है नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करके यहाँ पे गवर्नमेंट बनाता था. रही सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इफ्रा जी ने एक पॉइंट ये उठाया कि पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद एक ऐसी फोर्स है जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है. बट उन 70 साल में हमने वो दौर भी देखा जब उमर अब्दुल्ला साहब गवर्नमेंट में थे बीजेपी के. हमने वो भी दौर देखा जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बोलते थे कि उन्हें नौजुबिल्ला मोदी में अल्लाह ताला दिखते हैं. या आर्टिकल 370 हटने के बाद भी जो लद्दाख में इनका अलायंस रहा था बीजेपी के साथ. सो ये जो बेसिकली दोगलापन रहा है, ये लोगों को रियलाइज हो रहा है, और लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा कश्मीर के अवाम के लिए के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है. उन्होंने अपने एथिक्स, जो बेसिक आइडेंटिटी के लिए जो हमारे यहाँ पे मेजर्स थे, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी थी, उन पे हमेशा जो अगर कॉम्प्रोमाइज किया है वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किया जो इससे पहले पावर में रही. कुछ दिन पहले यहाँ पे पावर आउटरीच चल रहा था, लोग काफी गुस्सा थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग काफी गुस्सा थे. बट गिरेबान में अपनी झांक के देखना कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया, उन्होंने कौन से धोखे किए, ये बेसिकली इस चीज के लिए एक ऑल्टरनेट जरूरत है यहाँ के लोगों का. और मुझे लगता है अपनी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर, अपनी पार्टी एक पैन जम्मू एंड कश्मीर पार्टी है. आप हमारा स्ट्रेंथ देखिए, जम्मू में हम बाहर आते हैं हर मुद्दे पे, यहाँ पे हर एक मुद्दे पे हम ये बात उठाते हैं. और हमारी लीडरशिप आज के टाइम में बीजेपी के सामने आंखों में आंख डाल के अपनी डिमांड्स रखती है, डिमांड्स पूरी करवाती है, और ना कि बैकडोर मीटिंग्स करके फेवर्स लेती है, पॉलिटिकल स्पेस की भीख मांगती है. ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं है. और हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके हमारा स्टैंड हो, 35A को लेके स्टैंड हो, हमारा स्टैंड क्लियर है. और जो हम बैक द स्टेज बोलते हैं वही हम लोगों के सामने भी रखते हैं. कोई झूठा आश्वासन नहीं देते. इफ्रा जान हाथ उठा रही है, लेकिन इफ्रा मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, फजल के लिए भी सवाल है. आप मुझे पहले एक चीज बता दें, आप मुझे कहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 बचा नहीं पाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35A बचा नहीं पाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लीडर्स को जेल जाने से बचा नहीं पाई. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा तीर मारने जा रही है जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? छोटा सा टू द पॉइंट कहते हैं ना, वो रैपिड फायर में जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब, ताकि नहीं. मेरे एक्चुअली 2 पॉइंट्स है मेरे. मैं आपकी आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए जी. मैं आपके 2 चीजों का जवाब दूंगी. पहली बात तो आई डिड नॉट वांट दिस डिबेट टू बी अ तू मैं डिबेट. I wanted कि why I joined national conference, but there are certain questions which have been raised. Let me answer them briefly. जो गालियां अभी फजल साहब ने मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को मारी हैं, मैं इनको याद दिला देती हूँ. अच्छा ठीक है, जो तनकीद आपने की है, चलिए मे बी दिस इज बेटर. जो तनकीद उन्होंने मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की है, उनको शायद भूल गया है कि 2019 तक अल्ताफ बुखारी जी जो थे, उन्हीं मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का पार्ट थे, पीडीपी का वो पार्ट थे. और उनको शायद भूल गया है कि पीडीपी की गवर्नमेंट में जब पीडीपी ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, तो अल्ताफ बुखारी साहब उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे थे. तो अचानक आज ये हो जाता है कि ये लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम में बीजेपी के मिनिस्टर तक बन गए होते हैं, लेकिन अचानक से फिर वो कपड़े बदल देते हैं और कहते हैं अरे हम अब नई पॉलिटिकल पार्टी है, अब हमारा कोई इतिहास नहीं है. आप तो खुद मेन स्ट्रीम थे. आप यहाँ आके कहते हैं कि हमको जो यहाँ के लोगों को एक ये चाहिए था, अल्टरनेटिव चाहिए था. किससे अल्टरनेटिव चाहिए था? आपसे अल्टरनेटिव चाहिए था. अल्ताफ बुखारी इन द पीडीपी गवर्नमेंट हु वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, उससे अल्टरनेटिव चाहिए था. इसलिए अल्ताफ बुखारी साहब से अब उस कैबिनेट मिनिस्टर के लिए अल्टरनेटिव चाहिए, तो अब आई एम अल्ताफ बुखारी इन द अपनी पार्टी. नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता है, पहली बात. दूसरी बात की अब आपका भी सवाल है और इनका भी सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 को नहीं बचा पाई है. देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 को कश्मीरी आवाम नहीं बचा पाई, या जम्मू एंड कश्मीर का कोई इंसान नहीं बचा पाया.
क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी ने यहाँ पे 8,000 के करीबन फौज लाई, हर किसी को जेल में बंद किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर की आवाम बुजदिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बुजदिल हैं। इसका ये मतलब है कि जो ऑनस्लॉट हुआ, यहाँ कोई मरना, सड़कों पे कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई नोबडी वांटेड टू डाई चीप। अब आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्लान अहेड, अगर मैं आपका सवाल समझना चाहती हूँ, द प्लान अहेड इज कि जो नेशनल जो आप देखिए अभी जम्मू और कश्मीर का जो 370 का केस है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो केस बिल्कुल साफ साफ चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जरूर पूछेगी, जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनकी राय या तो पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन दैट रेजोल्यूशन विल मैटर अ लॉट। व्हाई विल इट मैटर? बिकॉज व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, यहाँ की आवाम को रिप्रेजेंट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, but a governor cannot represent the people because he is not elected. So an elected body's resolution will matter, and I don't say this just as a national conference person, I also say this as somebody who's been studying law for 8 years now. अगर आप लॉ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि रेजोल्यूशन का कम से कम मतलब तो रहेगा। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बता दें पहले एक चीज, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, अपनी पार्टी का 370-35A पे दिल्ली से रिश्ते में क्या स्टैंड है? और दूसरी चीज आपने कहा कि हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं, आंख से आंख मिला के तो प्यार भी होता है। अभी इफ्रा जी ने कहा कि हम तो बीजेपी के साथ नहीं है। भाई ये तो बीजेपी के टाइम में मिनिस्टर हुआ करते थे, उमर अब्दुल्ला साहब भी होते थे, बाकी भी होते थे। तो आप मुझे बताइए पहले वाजपेयी के टाइम को, आई विल जस्ट से, आप वाजपेयी के टाइम को कंपेयर मत कीजिए आज से पहले, जो आप 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 30 साल पुरानी बात करते, आप वाजपेयी के टाइम को नरेंद्र मोदी जी के टाइम के साथ कंपेयर मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? बिकॉज कॉमन सेंस सेज इट। नंबर वन, वाजपेयी जो थे वो नहीं, लेट मी रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। वाजपेयी जो थे, whatever he was at the verge, literally at the verge of solving Jammu and Kashmir conflict. फजल आप बताएं पहले आपका स्टैंड क्या है? 370 पे मुझे नहीं समझ आता आपकी पार्टी का स्टैंड। और दूसरा चीज आप कह रहे हैं जी अल्ताफ साहब बिजनेसमैन थे और वो पार्टी, वो पॉलिटिक्स, क्या उन्होंने कोई कश्मीरी कौम पे खैर कर दिया इसका करके? क्या हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स में भी आए? भाई पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, अगर वो पॉलिटिक्स में आए तो उनको बिजनेस में पावर का फायदा मिलेगा। आप मुझे बताइए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, मुझे समझ नहीं आता, आप बताइए। अपनी पार्टी का स्टैंड 370 और 35 को ये लेके क्लियर है कि ये वापस रिस्टोर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 5 अगस्त को हुआ है वो गलत हुआ है, वो लोगों के मैंडेट के अगेंस्ट हुआ है, लोगों की एस्पिरेशंस के अगेंस्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड वी आर अ पार्टी हु इज फाइटिंग आर्टिकल 370। इसमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, जो हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A का जो रेस्टोरेशन है वो दो ही इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है और पार्लियामेंट से हो सकता है। पार्लियामेंट में हमारी कभी इतनी अक्सरियत होगी नहीं हमारे स्टेट से कि हम उतनी मेजोरिटी से उसको वापस लाए। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम भी एक पार्टी है जो उसके लिए लड़ रहे हैं। रहा सवाल इनके रेजोल्यूशन का, जो इफ्रा जी ने मेंशन किया कि मे बी रेजोल्यूशन पूछा जाएगा या रेजोल्यूशन से असेंबली में लिया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं बस, जो इन्होंने तो पिछले फुल पावर में रह के जब इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था ऑटोनॉमी का, वो तो कबाड़ की दुकान में कचरे के भाव बिक गया कांग्रेस सरकार में। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों को फिर से इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम लाएंगे, लेकिन रोड मैप क्या है वो वापस लाने का, उसके बारे में कोई बात नहीं। बात जो आपने, मैं जवाब दे देती हूँ। ही बीइंग अ बिजनेसमैन, उनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या थी? देखिए, अल्ताफ साहब एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स में आने के वजह यही, वो मेन स्ट्रीम में पहले रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर थे, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी इसलिए लॉन्च की बिकॉज एक लीडरशिप होने की जरूरत है। जो पीडीपी में साहब के जाने के बाद जो पीडीपी में क्राइसिस हो रही थी कि वो एक फैमिली एंटरप्राइज बन रही थी, जैसे नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि एक फैमिली पूरी पॉलिटिकल पार्टी। आज मुझे आप दावे के साथ बताएं, क्या आप इमेजिन भी करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कोई अब्दुल्ला फैमिली के बाहर के होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस चीज का सपना
उनको सबसे पहले दरवाजा दिखता है। क्योंकि टाइम भी कम है, जवाब पूछते हैं, आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, पहली बात बोल रहे हैं कि 2019 में उनको अचानक से याद आया कि फैमिली एंटरप्राइज बन रही है। भाई जब तक मिनिस्टर, जब महबूबा जी के इलेक्शन, जब महबूबा जी के अंडर मिनिस्टर थे, तो तब क्या उनको पता नहीं था कि महबूबा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं? उनको ये 2019 को पता चला कि वो मुफ्ती साहब की बेटी हैं? ये मजाक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने पूछा कि उस रेजोल्यूशन का क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये अक्सर बीजेपी से भी सवाल आता है कि कुछ नहीं होगा, उस रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। ये पीसी से, बीजेपी से और अपनी पार्टी से आता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, अगर उस रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, आप इतना रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? तीसरी बात, जो 2000 का ऑटोनॉमी, जो एक सेकेंड, जो 2000 का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन था, अगर उस पे कुछ नहीं हुआ तो इस रेजोल्यूशन से क्या होगा? 2000 का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट गया। जब मैंने इससे पहले बात की, मैंने कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट जो है हमारे रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करेगी। मैंने कहा ये रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस टाइम पे सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो अभी तक एक पार्टी है जिस पार्टी ने बात नहीं की है, वो पार्टी है द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्टी will speak through their elected representatives. इतना आप एक बात समझे, देखिए आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो आप लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हो, वो फजल साहब कर रहे हो, आप कर रहे हो, मुझे बताएं, आपको लग रहा है कि this is the only option we have and we can't use it. सुप्रीम कोर्ट में वकील लड़ेंगे केस, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? ये तो आप लोग दोनों धोखा न दें आवाम को। भाई वो वकीलों का काम है, वकील लड़ेंगे। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? 2 पिटिशनर होते हैं कोर्ट में। आपको शायद कोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है साहब। देखिए, आर्टिकल 370 जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 पार्टीज के बीच। इसमें 2 पार्टी की, पहली दिल्ली, न्यू दिल्ली वाज 1 पार्टी, पार्टी नंबर 2 थे पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, तब जो दिल्ली की पार्टी थी, दे स्पोक थ्रू देयर गवर्नर एंड थ्रू द प्राइम मिनिस्टर एंड थ्रू द पार्लियामेंट। बट जो दूसरी पार्टी है, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव नॉट स्पोकन येट। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एलजी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर रिप्रेजेंटेड नहीं होता है। अगर वो पार्टी बात करेगी तो वो बात करेगी थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हर कोई पूरी 1 करोड़ 20 लाख लोग तो पिटीशन नहीं बन सकते हैं। तो दैट इज व्हाई द सेकंड पार्टी सेल्फ मैटर्स। यू आर सपोज्ड टू नो लॉ। आप लोग वकील के थ्रू सिंपली आप केस लड़ेंगे अदालत में। सिंपल बात है यही कि आप वकील के थ्रू केस लड़ेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ से डंडा लेके जाएंगे। आप क्या बोले जा रहे हैं? आप क्या बोले जा रहे हैं? इट इज गोइंग टू बी मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। हम केस लड़ेंगे, ये थोड़ी ना जमीन के दीवार का केस लड़ना है, ये थोड़ी ना उसने मेरी जमीन के 2 मरले खाए उसका केस लड़ना है। ये एक रेजोल्यूशन का, एक आर्टिकल का केस लड़ना है, जहां एक इल्हाक हुआ था 1 करोड़ 20 लाख लोगों के बीच और दिल्ली के बीच। तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को क्या नहीं सुना जाएगा? वो क्या कहना चाहते हैं वो तो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बोलेंगे। तो उनकी बात जो है एज द रेजोल्यूशन मैटर करेगी, क्योंकि अभी तक एक पार्टी ने बात ही नहीं की है, एंड दैट पार्टी इंक्लूड्स 1 करोड़ 20 लाख पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आप कहते हैं कि इसमें क्या वकील लड़ेगा, वकील लड़ेगा। क्योंकि टाइम कम है, आप मुझे बताइए कि आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर मानती हैं और क्यों मानती हैं? बट 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर मैं नहीं मानती हूँ। उनको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर पूरा कश्मीर मांगता है। चाहे आप उनकी आइडियोलॉजी से अग्री करें, डिसएग्री करें। जब उनकी गाड़ी चलती थी, उनकी गाड़ी पे माए जिसको कश्मीरी में कहते हैं, हाथ लगा के उससे धूल उठा के अपने बच्चों के सर पे मला करती थी। क्या वो सभी बेवकूफ करती थी? क्या हम सभी जम्मू और कश्मीर की आवाम बेवकूफ थी? इतने रेवर्ड थे वो, आप हंस लीजिए, इतने वो इंसान रेवर्ड थे। तो यू कैन लाफ ऑल योर हार्ट आउट, लेकिन दिल्ली को भी उनसे बहुत तकलीफ थी और दिल्ली के लोगों को भी उनसे बहुत तकलीफ थी। लेकिन जब तक शेर कश्मीर रहे, ना जम्मू और कश्मीर की जमीन का 1 इंच किसी ने लिया, ना यहाँ की जो डोमिसाइल थे उस पे कोई असॉल्ट हुआ, ना यहाँ पे बी टीम सी टीम जैसी पॉलिटिकल पार्टियां आई, ना यहाँ की पॉलिटिक्स फ्रैक्चर हुई। हमको हंसी आती है अपने बुजुर्गों पे कि वो बहुत बेवकूफ थे, लेकिन माफ कीजिएगा सर, हमारे बुजुर्गों ने जितना कुछ बचा के रखा था, ना तो शेर कश्मीर के टाइम तक कोई मौत हुई, ना तो कोई डेथ हुई 1982 तक।
इतना पीसफुल एनवायरनमेंट में उन्होंने अपनी जमीनी हकूक भी लिए थे, पॉलिटिक्स को भी सॉलिडिफाई करके रखा था। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जनसंघ को भी बाहर रखा था, हमारी जमीन को भी बचाया था, और खून का एक कतरा नहीं बहा। अब हम लोग जो आए हैं बहुत चालाक है। नहीं, आप तो कहेंगे, अपनी पार्टी वाली तो कहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। अगर बीजेपी हमको गाली ना मारे तो माफ कीजिएगा, हमारे होने पे लानत। बीजेपी के साथ रिश्ता भी बनाया, सब कुछ किया, तो छोड़े। नहीं, अगर बीजेपी हमको गाली ना मारेगी तो मैं कहती हूँ कि हमारे होने पे तब रिश्ता बनाया हमने। शेख साहब ने कब रिश्ता, बीजेपी तो उनके बनने के बाद पार्टी फॉर्म हुई। नहीं, सर थोड़ा पढ़ लीजिए, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी